हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों यूजीसी नेट के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम हमारी जो ये प्रीवियस ईयर पेपर की यात्रा है ये 2005 से 2021 तक की है। दोस्तों, अब हम फटाफट देखेंगे कि कितने प्रश्न ऐसे थे जो पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। हम जो है 2005 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, वहाँ पे हम लोगों ने वो पेपर हम लोगों ने 30 प्रश्नों तक देख लिया था। कोशिश करेंगे कि 50-50 प्रश्नों को करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये 31 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। आप देखेंगे अघोष और सघोष होता है। ये होता है घोष, एक बार समझ लीजिए। ये घोष होता है, एक होता है जो है कि सघोष। ठीक है, सघोष। अब घोष में पहला दूसरा आता है, सघोष में तीसरा चौथा पांचवा। इसी से आप समझ पाएंगे कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो क तो पहला हो गया, इसका मतलब घोष है। ठीक है, अघोष को ही अघोष भी कहते हैं। ठीक, अब आप समझ जाएंगे। चलिए, तो पहला दूसरा तीसरा, तो आप देखेंगे कि जो है कि सबसे पहले देखिए घ जो है कि घ क्या है, ये सघोष है। क्या है? सघोष है। तो मिल गया डी का पहला। अब आप देखेंगे क जो है ये घोष है। क क्या है? घोष है। इसको देखिए, ये आप देखेंगे क क्या है? घोष है। तो ये आप मिला दीजिए फटाक से। फटाफट देखिए आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप फटाफट मिला लीजिएगा। अब आप देख रहे हैं दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा भी क्या है? तो अघोष है। चलिए आगे चलते हैं, आप मिला लीजिए। 32 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। ये देखिए, पहले ग्रंथ भी पूछे जा रहे हैं। 32 नंबर का है आपके स्क्रीन पे। आप देखेंगे तो रामविलास शर्मा का है भाषा और समाज। किसका है? भाषा और समाज, रामविलास शर्मा की पुस्तक है। ठीक, भाषा और समाज, रामविलास शर्मा। कामता प्रसाद गुरु का कौन सा है? 32 नंबर का है। 32 नंबर का प्रश्न आप फटाफट देखेंगे। अब आप देखिए, उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा और उद्भव विकास। ये हो गया। अब आप जब दो मिल गए तो बाकी कामता प्रसाद गुरु का आप मिला लीजिए। कामता प्रसाद गुरु का है, आप देख पा रहे होंगे, भाषा और समाज दो जगह दे दिया है। हिंदी व्याकरण, ध्यान दीजिए फटाफट। ये है 32 नंबर का प्रश्न। रामविलास शर्मा की पुस्तक है जो है कि भाषा और हिंदी भाषा और समाज है, रामविलास शर्मा की पुस्तक। और ए में देखेंगे तो ये कामता प्रसाद गुरु की है हिंदी व्याकरण। तो फटाक से आप मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी आप अपने लेवल से मिला लीजिए। आत्मजयी, आत्मजयी है किसकी रचना? प्रश्न नंबर 33। आत्मजयी आप देखेंगे तो कुंवर नारायण की है आत्मजयी। अब एक मिल गया तो फटाक से सब मिल जाएगा। तो 33 नंबर का है। 33 नंबर का ये प्रश्न है और पहले में हो गया आपका दूसरा। पहले का दूसरा दो में दिया है, इसका मतलब एक को काटें आप, दो को छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे आंगन के पार द्वार, तो ये है अज्ञेय की रचना, मतलब सी में सी का तीसरा। ये देखिए सी का तीसरा, तो इसका मतलब ये बी नंबर सही हो गया। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। और बाकी जो बचा है धरती, धरती आप जानते हैं त्रिलोचन की रचना है। धरती त्रिलोचन की है, ऐसे मिला लीजिए आप लोग फटाफट। यह है 34 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। 34 नंबर का प्रश्न है। आप प्रश्न यदि आपको लगे कि धीरे धीरे करवा रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में करके आप लोग देख लीजिए। आप देखिए, सबसे पहले हमें इस प्रश्न को करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जो हमें आता है पहले हम फटाक से उनको मिला लेते हैं। अगर प्रश्न वहीं से सही हुआ तो हम आगे स्किप कर जाएं। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और आप देखेंगे अब एक मिल गया, तो हिंदी जो है कि एक साहित्यिक डायरी मुक्तिबोध की रचना है। एक साहित्यिक डायरी ये मुक्तिबोध की हो गया। और शुद्ध कविता की खोज जो है ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हो गई। अब आप फटाक से इसका आंसर मिला लीजिए। 34 नंबर का है तो इसका हो गया आंसर ए नंबर, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका आ गया 35 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये उपमान मैले हो गए, उपमान की बात अज्ञेय जी किए हैं, तो ए का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा पहले का फर्स्ट, हम राज्य लिए मरते हैं। और नेक्स्ट है भक्ति ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, ये तो तुलसीदास का है। तो अब 2 आपका मैच कर गया है। फटाफट देखेंगे, प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, छोटा कर लेते हैं। ये उपमान मैले हो गए, 35 नंबर का है तो अज्ञेय का है, ठीक। और ये के यहाँ पे देखिए, और एक बतरस लालच लाल की, ये तो बिहारी का है। बिहारी का है मतलब सी का दूसरा, सी का दूसरा एक में है, ये है बी नंबर। नेक्स्ट चलिए, दी गए गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का पंक्ति है। देख रहे हैं, हजारी प्रसाद सॉरी रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। और ये है एक नेक्स्ट डी नंबर है, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये गोदान की पंक्ति है। और धनिया और होरी की बीच का ये संवाद है, तो ये आप प्रेमचंद से मिला दीजिए। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये पंक्ति है भारतेंदु की, इनके नाटक से ली हुई है। सॉरी, ये अधिकार सुख कितना मादक है, ये प्रसाद का है। और उन्नति निज भाषा उन्नति है, ये पंक्ति आपकी भारतेंदु की है। तो ऐसे आप डी का यहाँ पे मिलाते हैं प्रेमचंद, डी का पहला। तो डी का पहला देखेंगे 2 जगह है, ए में चौथा है, तो ए का चौथा भी 2 जगह है। अब आप और सी क्या देखेंगे, भारतेंदु तीसरा, जहाँ सी में तीसरा होगा, देख रहे हैं ये प्रश्न बहुत ही गजब का है, आप ध्यान दीजिए। 1-2 करने से भी मैच नहीं कर रहा है। 36 नंबर का प्रश्न है, इसका जो है कि ध्यान दीजिए, बैर क्रोध या मुरब्बा है, चौथा है, यहाँ से देख लीजिए। अधिकार सुख कितना मादक भारतेंदु का है, तीसरा वाला। और हजारी का है, ये डी का है पहला, डी में पहला, इसका हो जाएगा ये तीसरा, सी। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादक के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये पत्रिकाएं बार बार पूछी जाने वाली पत्रिकाएं हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, आप देखेंगे हिंदी प्रदीप प्रताप नारायण मिश्र की है। हिंदी प्रदीप किसका है, तो प्रताप नारायण मिश्र का है। सरस्वती आपका हो गया जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इस हिसाब से आपके प्रश्न और एक आपकी पत्रिका है वसुधा राजेंद्र प्रसाद की है, वसुधा पत्रिका। तो डी का पहला, जहाँ पे डी होगा ये हो गया सही, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 37 का, वसुधा जो है ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है, यहाँ पे बी का चौथा है।
तो बी का चौथा, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, ये डी नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब हम चलेंगे 38 नंबर के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ मिलाना है। अब देखिए ऐसे ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, इन सब प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देखिए, ये प्रश्न रिपीट होंगे। नेक्स्ट जब आप पेपर को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पंचवटी क्या है? खंड काव्य है, देख रहे हैं। और एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई जो है ये है, बी का हो जाएगा। प्रियप्रवास क्या है? एक महाकाव्य है। प्रियप्रवास कैसा काव्य है? महाकाव्य है। और आप देखेंगे तो आगे चलिए, सी का जो है कि ये काव्य नाटक है। और बचा आपका शिवा बावनी, डी, तो ये है मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। अब इसके मतलब यहाँ पे पहले का तीसरा है और दूसरे का पहला है। और आप देखिए एक कंठ विस्पाई, इसका दूसरा है, मतलब इसका दूसरा है। और शिवा बावनी का चौथा है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न हुआ 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये वाला देख रहे हैं, ये सी नंबर। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न आप जब देखेंगे बहुत बार रिपीट होगा और हर बार एक प्रश्न यहाँ से तय होता है। छोटा करते हैं फिर फटाक से देख लेंगे। 39 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आप सभी को पता है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, मतलब ए का, डी का पहला। शंकुक का है, नायक का है जो है कि भुक्तिवाद, मतलब दूसरा है, सी में दूसरा। और भट्ट लोल्लट का जो है, ये भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद है, मतलब चौथा, यहाँ पे सही है। शंकुक का अनुमितिवाद है, ठीक है, शंकुक का अनुमितिवाद है, मतलब कि तीसरा। तो हमारा आंसर होगा 3 4 2 1। ये देखिए 3 4 2 1। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद है, इसका मतलब पहला, चौथा, एक मिनट, ये इनका हो जाएगा चौथा। तो यहाँ पे उस हिसाब से हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पाश्चात्य शास्त्र साहित्य चिंतकों को उनके साथ, उनके जो है कि सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। ये प्रश्न थोड़ा सा पाश्चात्य शास्त्र से है और नए विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा टफ होगा, ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखेंगे तो दरिदा का है विखंडनवाद, ये बहुत बार पूछा जाता है, जॉन दरिदा, इसका मतलब बी का तीसरा है। और ज्यापाल सात्र का है। और सबसे पहले क्रोचे का देखेंगे, बार बार पूछा जाता है, अभिव्यंजनावाद, मतलब कि पहला, डी का पहला। तो डी का पहला आप पहले चलेंगे, अब आंसर की तरफ, समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है तो ध्यान दीजिए। टी.एस. इलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, आप सभी को पता है, एक यहाँ देख लीजिए। सी का चौथा, सी का चौथा आप देख रहे हैं, दो जगह है, इसका मतलब ए कटेगा बी कटेगा, ये दोनों काट दीजिए। आप देखेंगे बी जो है जाक दरीदा का है विखंडनवाद, मतलब तीसरा है, बी में तीसरा और सी में चौथा, ठीक है। अब सी में चौथा और बी में तीसरा, बी का तीसरा, एक इसका है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 40 था। 41 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। यह है स्थापना और तर्क। स्थापना और तर्क के प्रश्न थोड़े से टफ माने जाते हैं। इनको जब आप गहन अध्ययन करेंगे, बहुत सारी किताबों को पढ़ेंगे, तभी कर पाएंगे। या तो प्रीवियस ईयर पेपर को, पुराने पेपर को कई बार आप रिवाइज कीजिए। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। जब आप कविता क्या है निबंध पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो इस प्रश्न का आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। ये रहा स्थापना और तर्क। तर्क है नाद का संबंध छंद से होता है और इसलिए
जो छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक होती है। तो क्या ये दोनों सही है? तो ध्यान दीजिए, तो ए सही है, आर क्या है? गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ऐसा कुछ नहीं होता, इसका तर्क गलत है। नेक्स्ट चलिए, 42 नंबर का प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न है, आप ध्यान दीजिए। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। तो दोनों बातें क्या है? सही है। 42 नंबर का प्रश्न है, दोनों बात सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 43 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ा है। जब आप शुक्ल जी का साहित्य पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तर्क क्या है? हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं हैं। तो इसका क्या सही होगा? इसका हो गया ए सही, आर गलत, क्योंकि ये तर्क स्थापना बिल्कुल सही है। इसका तर्क गलत है क्योंकि पाश्चात्य अक्सर जब आप देखेंगे ना जो है कि ये प्रमुख जो समीक्षक हैं नई कविता से लेके जब देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश में एमए कर रखा है, लेकिन उन्होंने साहित्य में आके बहुत अच्छी अच्छी कविताएं रचे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर इंग्लिश का प्रभाव है तो ऐसे पश्चात चिंतकों का प्रभाव तो ऑलरेडी उनके पास पड़ा हुआ है। तो ये इसका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। तर्क है, नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। तो पूर्णतः तो आप नहीं कह सकते। 44 नंबर का प्रश्न है, दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी यहाँ पे जो है कि एक बार फिर से स्थापना को देखते हैं। नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। तो और तर्क है, नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। 44 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान देंगे तो जो है कि पूर्णतः जन्मी है, ये तो बात सही है, लेकिन छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है, गलत है। इसका मतलब हो जाएगा 44 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये गलत है और ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर का है। दलित चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही होती है। ये गलत है, क्योंकि एक होता है अनुभूति, एक होता है स्वानुभूति। यदि व्यक्ति भोगेगा तभी इस चीज़ को समझ पाएगा। तो दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों को ही हो सकती है। ये भी गलत है, क्योंकि दलित चेतना को उठाने वाले सबसे पहले आप देखेंगे रैदास जी ही थे। उन्होंने जात के लिए लेके पूछा था, जात मेरी उस पे, लेकिन उस पे उस समय काम किया गया होता तो आज तक समाज में बहुत बड़े परिवर्तन हुए होते हैं। और फिर देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के कई ऐसे उपन्यास हैं जो दलित चेतना पे हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि दलित चेतना की प्रामाणिकता अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों की ही हो सकती है। ये भी बात सही है। तो आप ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों के लिए अब जब गहन अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये है 45 नंबर का प्रश्न और आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब इसका आंसर हो जाएगा 45 नंबर का जो प्रश्न है इसको आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। ये प्रश्न जो है कि इसका हो जाएगा गलत है, क्योंकि और दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलित को ही हो सकता है, ये तो सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों को ही हो सकता है, ये तो हम खारिज करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे लेखकों ने आवाज़ उठाया। जैसे आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद, इनके कई ऐसे उपन्यास हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा डी नंबर। अब एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसको फटाफट आप देख लीजिए। इसके आंसर को हम बता देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इस पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा ढंग से। और ये जो है लिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है कि निबंध से पैराग्राफ को आप पढ़िएगा। अब हम चलते हैं, एक बार हम स्क्रीन पे थोड़ा सही से भी दिखा देते हैं, इसको भी दिखा देते हैं। आंसर है, आप कभी फटाक से इसका जो इसके आंसर है इस पर हम बात कर लेते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, और जब आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा यह कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है। अब जो है कि 47 नंबर का प्रश्न है, लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित होता है। तो 47 नंबर का जो प्रश्न है, जब आप पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ तो समझ पाएंगे यह कथन पूर्णतः अंशतः सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर का, अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए? तो
48 नंबर का प्रश्न है, तो क्या करना चाहिए? दूसरों का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहिए। 49 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, दूसरों का ध्यान क्या आकर्षित करना चाहिए। 49 नंबर का है, उदासीनता किस प्रकार का रोग है? तो उदासीनता किस प्रकार का रोग है? तो ये मानसिक रोग है। 50 नंबर का है, कभी बाड़ी से जीवन निर्वाह करना क्या कहाँ तक संभव है? तो कभी बाड़ी से बहुत सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं अगर कभी मेहनत से अपनी चीज़ों को करे, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। चीज़ जो घट रही होती है साहित्यकार उसे समाज के समक्ष ला के प्रस्तुत करता है। तो कुछ लोगों के लिए संभव है, बहुत कुछ कर सकता है। तो ए का हो जाएगा ए नंबर। तो दोस्तों ये रहे 50 प्रश्न। नेक्स्ट हम लेंगे जो है कि नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, और ये प्रश्नोत्तरी हम लेके आएंगे 2005 का जो दिसंबर का है, ये जून वाला प्रश्न था। तो आज 50 प्रश्नों पे ही हम देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो 2005 जून का प्रश्न हम लेके आएंगे। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।